हाँ, क्लास 12th देखो, वैसे तो आपने मेरे वीडियोस बहुत साल भर देखे थे और आपको किसी चक्कर में पढ़ना भी नहीं था। मैंने सारी हिंदी अनिवार्य बहुत ज़बरदस्त करा रखी है, नंबर 1। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे साल भर टाइम नहीं मिला, बिकॉज आपको पता है एप्लीकेशन का काम शुरू करने से, आपने एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर रखा होगा, बहुत सारे कोर्सेज चल रखे हैं, अभी बहुत बिजी हूँ। रीट मेंस का बैच स्टार्ट हो गया, BSTC का 3rd बैच, तीसरा बैच फुल हो गया, अब 4था बैच चलाना पड़ेगा, तो बैचेस ज़्यादा हैं और काफ़ी सारा वर्कलोड है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने पढ़ाई करी है। अब मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ कर लेना, या फिर इसकी PDF आपको मिल जाएगी बढ़िया तरीके से, बिकॉज लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। PDF डाउनलोड कहाँ से करेंगे तो मैं वही बताऊंगा। आप प्ले स्टोर में जाओ और प्ले स्टोर में MV क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लो और वहाँ पर फ्री कंटेंट या फ्री कोर्स जो दे रखा है उसमें आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करना, जैसी आपने हिस्ट्री में भी की थी। कंप्लीट हिस्ट्री का पेपर आज आ गया आपके। पॉलिटी का तो 101% आएगा ये, और अब फाड़ जाएगा पेपर, इतना प्रश्न आएंगे, सारे के सारे अच्छे तरीके से पढ़ना। पॉलिटी जिस दिन के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट लगा दूंगा। और कल दिन में एक सेशन ये भी रखूंगा आपके लिए कि आफ्टर 12th क्या करें, 12th के बाद में आपको क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्यूचर प्लान, भविष्य की रणनीति जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास तौर से गर्ल्स के भी बहुत ज़बरदस्त प्लान बताने वाला हूँ, ज़रूर फॉलो करना। कल दिन में आपके लिए वो सेशन रखूँगा, 10-15 मिनट निकाल लेना बीच में, उसको ज़रूर देखना, ठीक है। और इसके मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि कुछ प्रश्न मैंने लिखे, आंसर लिखे, कुछ ओनली फॉर प्रश्न है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वेरी इजी है। तो आप इसको आराम से देख लो। जो अपना चैप्टर पूरी बुक लगा दी है मैंने, वितान भी लगा दिए। ये चैप्टर 1 के आपके 4 प्रश्न रखे हैं, चौथे का तो आंसर भी लिख दिया है। इन चारों प्रश्न को आत्मपरिचय, कविता के उद्देश्य या प्रतिपाद्य प्रकाश डालो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता का गूढ़ अर्थ क्या है, हरिवंश राय बच्चन वाली बात है। चैप्टर 2 की बात करूं तो एक प्रश्न तो ये कि वे जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास का क्या, इसका आंसर भी लिख रखा है। और ये 2 पतंग शीर्षक कविता वाली है। ये तीसरा, ये चौथा तितलियां नाजुक इतनी वाली इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत हैं। ये 5वां प्रश्न हो गया, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। इसके अलावा चैप्टर 3 की मैं अगर बात करूं तो उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है, अथवा कवि ने कविता की उड़ान और खिलने की चिड़िया फूलों वाला ये प्रश्न लिया है मैंने, एक ये लिया, इसका आंसर लिख भी दिया है, ठीक है ना। वैसे तो ये पूरा एक ही है, अथवा के अंदर दे रखा है, लेकिन ये आंसर इसका है, बाकी उसका आपको मिल ही जाएगा। ये कविता के बहाने शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य क्या है, और बात की चूड़ी मर गई कवि ने क्या, मतलब इसका भी आंसर आपके लिए मिल गया है। ये दोनों प्रश्न है, मतलब इनको करना क्या है, रटना नहीं है, सिंपली रीडिंग लगानी है। रीडिंग लगाने से हिंदी याद हो जाती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इनको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। ये सिलेक्टेड प्रश्न है, पूरी बुक है। ये कविता खेल है बच्चों के बहाने, इसमें ही देख लेना। और भाषा की सहूलियत बरतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कथन क्या तात्पर्य समझाइए। चैप्टर 4 की बात करूं तो ये एक ही प्रश्न है पूरा। ये कैसे ब्याह सकता है, कैमरे बंद अफाइज, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता, कविता विचार कीजिए। या फिर के मतलब पेपर अगर अच्छा खासा आता है तो हूबहू मिलेगा, बाकी देखो लक पर डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा पेपर आता है तो आपको प्रश्न मिलेंगे जैसे हिस्ट्री मिले थे। कैमरे में बंद अफाइज कविता का प्रतिपाद्य, कैमरे में बंद अफाइज कविता के व्यंग्य, एक ही बात है, तो आपको आंसर ही मिल जाएगा। और ये दोनों प्रश्न भी काफ़ी सिलेक्टेड जोड़े मैंने, बहुत शानदार हैं ये भी। कैमरे में बंद अफाइज कविता किस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाती है, क्या वास्तव में वे निर्धारित सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करती है, या फिर हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। कैमरे बंद अफाइज कविता के प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा भाव व्यंगित होता है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। 5वें की बात करूं तो भूलना दंड सही फिर भी पुरस्कार मानकर ग्रहण करना चाहिए। सहर्ष स्वीकार है कविता के आधार पर इसका कथन का मतलब समीक्षा करनी है। सहर्ष स्वीकार है कविता का प्रतिपाद्य देखो, कवि ने अपने जीवन में सब कुछ सहर्ष क्यों स्वीकार किया है, बहुत तगड़ा प्रश्न जोड़ा है मैंने, बहुत शानदार प्रश्न है, आंसर आपका लिख दिया है। और कवि द्वारा कविता जाने क्या रिश्ता है, इसका क्या गूढ़ अर्थ है, ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। 6ठे में कविता के किन उपागमों को देख कर कहा जा सकता है कि उषा कविता, ये वाला प्रश्न ले लो। स्लेट पर लाल खड़िया वाला ले लो। सूर्योदय होने से उषा का कौन सा जादू टूट जाता है, ये भी ठीक है प्रश्न। 7वें की बात करें, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, बादल राग कविता में बादलों को अश्निपात से शापित या उन्नत शत शत वीर कहने का क्या तात्पर्य है।
बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे कहा गया है, और तुझे बुलावा कर्षक बुलाता कर्षक अधीर ए विप्लव के वीर कवि, ये एक ही बात है। बादल राग कविता का प्रतिपाद्य क्या है, और अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, बादल राग इस पंक्ति में भाव क्या है, मतलब इस लाइन का काफी बढ़िया प्रश्न है, आंसर लिख दिया आपके लिए। अश्निपात है शापित उन्नत शत शतवीर, बादल राग कविता में अष्टिपात के जो है शापित उन्नत शतवीर का चित्रण क्या है, ठीक है ना। और तुझे बुलाता कर्षक अधीर है विप्लव के वीर, कवि निराला ने विप्लव के वीर किसे और क्यों कहा है। सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं। फिर भी ऐसा लगे कि ये वाला प्रश्न हमें समझ में नहीं है तो आप बकायदा कमेंट कीजिए, मैं अलग सेशन बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। और चैप्टर 8 है लक्ष्मण मूर्छा वाला, राम का विलाप वाला प्रश्न भी काफ़ी बढ़िया, दूत का उदूत ये वाला भी ठीक है ना। और ये कवि उदत छंदों प्रयोग करके तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है, या फिर नीचे वाले लेना। ये मैंने एक प्रश्न बढ़िया सा जोड़ा आज आपके लिए, ये है कि लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग के आधार पर तुलसी की नारी भावना की समीक्षा कीजिए, अथवा नारी हानि विशेष क्षति नाही कहकर तुलसीदास ने जो सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है उस पर अपने विचार में एक अनुच्छेद लिखो। तो काफी बढ़िया प्रश्न है ये भी। चैप्टर 9 की बात करूं तो उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। फिराक गोरखपुर इस पंक्ति का क्या आशय स्पष्ट करते हैं, या फिर ये नीचे वाला प्रश्न भी अच्छा है, फिराक की उर्दू शायरी क्या विशेषताएं, या फिर फिराक की रुबैयों में हिंदी उर्दू और ब्लॉक भाषा इनका आकर्षक गुट लगाया गया, ये भी देख लो, या गरांगन वाला भी देख लो। ये प्रश्न बढ़िया है। रुबैयों के आधार पर गरांगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में लिखो, या फिर मैंने एक और बढ़िया सा जोड़ा ये वाला, ये लाजवाब प्रश्न है कि बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, तो फिराक गोरखपुरी ने रक्षाबंधन के लच्छों अर्थात धागों को बिजली की तरह चमकीला क्यों बताया, आंसर भी लिख दिया मैंने इसके लिए। चैप्टर 10 की बात करूं तो छोटा मेरा खेत वाले 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, 3 प्रश्न ये हैं, तीनों में देख लो। और इसके अलावा 11 में भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है, ये वाली अपने बहुत अच्छे से कहानी पढ़ रखी है। कविता के आ जाने वाली बात भी ठीक है है ना। ये अच्छा प्रश्न जोड़ा है, इसको देखो कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, कैसे स्पष्ट करो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो जो जेठोत वाली साले के पंचायत गलत निर्णय ले लिया था, वो सारी कहानी मैंने सुना रखी है आपको। भक्तिन ये वाला बढ़िया प्रश्न है, वो चोरी करती थी ना फिर भी स्मार्ट तरीके से बच जाती थी, क्योंकि वो अपने मन में ही सोचती थी कि ये कोई चोरी नहीं है, ये तो खुले पैसे हैं, वैसे गुम हो जाते हैं, मैं रख लेती हूँ, ठीक है। तो वो ये भक्तिन वाक्पटुता में बहुत आगे थी। पाठ के आधार पर उदाहरण सहित इसकी पुष्टि करनी है। इसका आंसर मैंने आपके लिए लिख दिया है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न। चैप्टर 12 की बात करें तो बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, या फिर बाजार का जादू ये तो उतना चढ़ना ही है। इसके अलावा ये प्रश्न बहुत बढ़िया कि वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, बाजार दर्शन अध्याय के आधार बताइए कि वे लोग का क्या मतलब है यहाँ, ठीक है, और वे बाजारूपन कैसे बढ़ाते हैं। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, ये तो आपने देखा होगा कभी कभी बाजारूपन देख के अपन ना आवश्यक चीज़ को भी खरीद लेते हैं। ये देखो, वे लोग जो लोग बाजार से लाभ नहीं उठा सकते और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं, वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। इस कथन का आशय स्पष्ट, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है ये भी। और बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। या फिर जैनेन्द्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर क्या है, बाजार दर्शन के आधार पर समझाइए। और ये चैप्टर 13 है कि जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया, अथवा सूखे के समय इंद्रसेना पर पानी डालना कहाँ की बुद्धिमानी है, लेखक की इस उलझन को उसकी जीजी ने किस तरह सुलझाया। या फिर गुगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई। या फिर गोगरी फूटी खाले जी के बैल प्यासा, लेखक का क्या आशय। ये प्रश्न जोड़ा बहुत शानदार है कि काले मेघा पानी निबंध के आधार बताया कि जीवन में त्याग और बलिदान का क्या महत्व है, जो कि जीजी बताती हैं इस चैप्टर में। और चैप्टर 14 में है कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों को देने के बावजूद जो लुट्ठन पहलवान है उसकी तो क्या गजब की मैंने कहानी समझा रखी है। ये दूसरा चैप्टर भी बहुत बढ़िया है कि ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता था। और पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लुट्टन सिंह एक ऐसा पात्र है जो आरंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज समझाइए। या फिर ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न है कि उसने क्षत्रिय का काम किया है, ये मैंने जोड़ा प्रश्न बहुत शानदार। राजा साहब ने ये शब्द किसके लिए और क्यों कहे, पहलवान के ढोलक के पाठ के आधार बताइए कि वाकई उसने पहलवान ने जो है क्षत्रिय का काम किया है। लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे
और क्यों कहा, गांधी के और नेहरू ने किनका, ये बार देख लेना, चार्ली चैपलिन से तो प्रश्न कम आते हैं, बट ये 2-3 प्रश्न आप एक बार देख जाना। 13 है कि नमक कहानी के आधार पर समझे कि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवासी आज भी अवैचन प्रेम की डोर से बंधे हुए हैं, या फिर नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बावजूद मानवीय भावनाओं की समानता की कथा है। नमक की पुड़िया को लेकर सफिया के मन में क्या द्वंद था, सफिया के भाई ने, ये वाली कहाँ देख लेना। या फिर इस कहानी का मेन प्रतिपाद्य, मेन मोटो या मेन संदेश क्या है, ये देख लेना। शिरीष के फूल में प्रश्न काफ़ी बढ़िया बन सकते हैं। शिरीष के वृक्ष कबीर और कालिदास में हजारी प्रसाद जी ने क्या समानताएं देखी और क्यों। लेखक के मन में शिरीष को देखकर हुक क्यों उठती है, और शिरीष को एक अद्भुत अवधूत क्यों कहा जाता है, ये बढ़िया प्रश्न। और एक मैंने और बहुत शानदार जोड़ा है कि शिरीष के फूल के माध्यम से लेखक ने संघर्षशीलता एवं जिजीविषा की जो व्यंजना दी है उसका क्या उसको स्पष्ट करना। भाई तगड़ा प्रश्न, आंसर भी लिख दिया है। 18 है अम्बेडकर साहब वाला, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप में मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क है। या फिर आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं। या डॉक्टर अम्बेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की 3 बिंदु का उल्लेख कीजिए, ये भी प्रश्न काफ़ी बढ़िया है। अब शुरू करते हैं अपन वितान, ठीक है ना। अब वितान शुरू कर लेते हैं। वितान के तो 4 ही चैप्टर हैं। वितान का चैप्टर 1 देखिए, सिल्वर वेडिंग की मूल संवेदना पर अपना स्पष्ट मत दीजिए। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के स्वभाव की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा सिद्ध कीजिए यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र थे। सिल्वर वेडिंग कहानी का कथानक पाश्चात्य संस्कृति का आधुनिकरण है ना, आधुनिकरण थोड़ा ठीक कर लेना, आधुनी हो जाएगा ये, इसको काट देना। आधुनिकरण एवं बदलते मानवीय मूल्यों पर आधारित है। उक्त कथन को सावधान विवेचना कीजिए। यशोधर बाबू, ये मैंने 2 प्रश्न बहुत तगड़े जोड़े हैं आपके लिए, आंसर भी लिख दिया इनका। तो यशोधर बाबू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते थे, और यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था, क्यों। उल्टा सीधा एक ही बात है, इसका ये वाला, इसका ये वाला आंसर लिख सकते हो। और किशनदा कहा करते थे, वैसे उल्टा सीधा लिखना नहीं है, ये इसका आंसर इसी का आंसर है, बट मेरा कहने का मतलब है कि घुमाने का प्रयास किया, बाकी दोनों का सेंस एक ही निकल रहा लग रहा है। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई, ठीक है ना। जो हमारे हाँ ठीक है, नई चीजें सीखो, बट जो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, उसको कभी नहीं छोड़ना। किशनदा के इस विचार को यशोधर बाबू ने अपने जीवन में किस प्रकार अपनाया, स्पष्ट कीजिए। और इसी का वितान का दूसरा चैप्टर जूझ वाला, जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष के उन बिंदु प्रकाश डालिए जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। या फिर ये अथवा में दे रखे हैं। अगला प्रश्न, आनंद यादव का पाठशाला विश्वास क्यों बढ़ने लगा, या फिर लेखक का पाठशाला विश्वास कैसे बढ़ा, जूझ कहानी बताइए। आनंदा को खेती के कौन कौन से कार्य करने पर ही अध्ययन की अनुमति दी जाती थी। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। कथन के अनुसार आनंद यादव को अकेला रहना कब से अच्छा लगने लगा, स्पष्ट कीजिए। या फिर कविता के प्रति लगाव बढ़ने के बाद लेखक को अकेलापन क्यों अच्छा लगने लगा। या फिर जूझ कहानी का बताइए कि लेखक को बाद में अकेलापन अच्छा क्यों लगने लगा। चैप्टर 3 वितान का, इसमें है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। या फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता को पुरातत्वविदों ने सभ्यता का तरयुग क्यों माना, सिद्ध कीजिए। अतीत के दबे पांव में वर्णित बौद्ध स्तूप का वर्णन कीजिए, अथवा मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध पुराने बौद्ध स्तूप की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ बताते हुए उसके बारे में धारणा जो है व्यक्त की गई उसे बताइए। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में सिंधु सभ्यता को बताने वाली कौन सी वस्तुएं निकली। या फिर लेखक ने मोहनजोदड़ो के अजायब घर में क्या क्या देखा। स्वास्थ्य के प्रति मैंने नया प्रश्न जोड़ा है, स्वास्थ्य के प्रति सजगता मोहनजोदड़ो के निवासियों का गुण था, इस कथन को अध्याय में आए एक उदाहरण सहित बताइए। और ग्रिड प्लान, ठीक है, ग्रिड प्लान किसे कहते हैं, आधुनिक नगर नियोजन में कौन से शहर ग्रिड प्लान या ग्रिड शैली के शहर हैं। जबरदस्त प्रश्न, आंसर दीजिए। और ये लो 50 इसका लास्ट चौथा चैप्टर, डायरी के पन्ने के आधार औरतों की शिक्षा और उनके मानवाधिकार के बारे में एन के विचार बताओ। या एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में नारी स्वतंत्रता की जो कल्पना की है उस पर स्थिति बताओ। सेकंड, एन की डायरी का ऐतिहासिक तौर का जीवंत दस्तावेज, इस पर अपने विचार रखो। या फिर किट्टी की डायरी को ऐतिहासिक दस्तावेज क्यों माना जाता है, बात एक ही है। एन फ्रैंक अपनी डायरी के माध्यम से किन लोगों की भर्त्सना करती है, आपसे कितना सहमत है। एन फ्रैंक को अपनी डायरी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते क्यों लिखी। और 2 प्रश्न और, पुरुषों ने
औरतों पर किस आधार पर शासन किया है, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, इसका तो आंसर भी लिख दिया है। और लास्ट छठा, युद्ध काल में मनुष्यों की नैतिकता समाप्त हो गई थी, इस कथन को एन फ्रैंको द्वारा किए गए उदाहरण द्वारा समझाइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप इसी पेज का इस्तेमाल कर लेता हूं। आपका एक पार्ट और रहेगा, ये प्रश्न तो जब तक आप एक बार मोटा मोटी देख लो सरसरी नज़र से, काफ़ी आंसर मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा एक सेशन और लूँगा, वो भी अभी आएगा, बहुत शानदार सेशन होगा वो भी, मतलब उसको अपन कह देते हैं पार्ट 2। ये पार्ट 1 है और आपको पार्ट 2 और मिल रहा है, उसको थोड़ी देर बाद मिलेगा वो। उसमें भी ज़बरदस्त चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा एक वीडियो बना दीजिए। हालांकि मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी है आपको, लेकिन फिर भी आपको स्पेसिफिक किसी पर भी कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो मैं लेट नाइट तक आपके लिए आज काम करूँगा। मुझे आप बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं। बाकी हिंदी का पेपर बहुत शानदार होगा, अपने बहुत शानदार पढ़ रखी है, मैंने क्लासेज आपने देखी हो, देख रखी होगी अपलोड वीडियोज़ में, चिंता न करें अच्छे से पेपर करके आएँ। और देखो फिर फ्यूचर प्लानिंग कल वीडियो उसको ज़रूर देखना, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, ठीक है, उसके लिए जुड़े रहें, बहुत शानदार अपन काम करेंगे, ठीक है। तो और भी किसी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके।